दोस्तों कहते हैं कि इंसान को सबसे बड़ा सबक तब मिलता है जब वही चीज उसके साथ होती है जो वो सालों तक दूसरों के साथ होने देता रहा हो। और ऐसा ही कुछ इस समय ब्रिटेन के साथ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिन लोगों को कभी ये भारत के खिलाफ बोलने की पूरी आजादी देते थे, जिन्हें सालों तक संरक्षण मिलता रहा, आज वही लोग ब्रिटेन के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। और अब हालात ऐसे हैं कि लंदन को वही बातें समझ आने लगी हैं जिनकी चेतावनी इंडिया काफी समय से देता आ रहा था। आखिर पूरा मामला क्या है? क्यों ब्रिटेन में अचानक हलचल बढ़ गई है? भारत के राजदूत चीन में आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं कि चाइनीज सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा हो रही है? इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी के हालिया बयानों के बाद अमेरिका से कैसी प्रतिक्रिया सामने आई है? और पेट्रोल के बाद अब डीजल को लेकर मोदी सरकार कौन सा बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है? आज की वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स को विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ अपडेट्स ऐसी हैं जिनका असर सिर्फ आज पर नहीं बल्कि आने वाले समय की राजनीति और रणनीति पर भी पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले कृपया सभी दोस्त लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लें। खैर चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जो आने वाले समय में भारत के करोड़ों वाहन मालिकों को सीधे प्रभावित कर सकता है। आपको याद होगा, पिछले कुछ सालों में सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग पर काफी जोर दिया था और अब भारत 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार का अगला फोकस पेट्रोल नहीं बल्कि डीजल बनने वाला है, क्योंकि न्यूज निकल कर आ रही है कि डीजल में भी बायोफ्यूल ब्लेंडिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा सकता है, लेकिन डीजल में इथेनॉल मिक्स करना तकनीकी रूप से संभव नहीं होता। यही वजह है कि अब सरकार डीजल के लिए एक अलग रास्ता अपनाने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी वी उमाशंकर ने जानकारी दी है कि सरकार एक नए बायोडीजल प्रोग्राम पर काम कर रही है। इसके तहत डीजल में 10% आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंड करने की योजना बनाई जा रही है। यानी जिस तरह आज पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है, उसी तरह भविष्य में डीजल के अंदर आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंड किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि भारत पेट्रोलियम इस पूरे प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रही है और शुरुआती नतीजे काफी सकारात्मक बताए जा रहे हैं। यही कारण है कि सरकार इस साल के अंत तक ब्लेंडिंग मैंडेट्स को लेकर भी घोषणा कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत के फ्यूल सेक्टर में ये एक बड़ा बदलाव माना जाएगा, क्योंकि भारत में डीजल की खपत पेट्रोल से कहीं ज्यादा है। कई एस्टिमेट्स के अनुसार देश में डीजल की कंजम्पशन पेट्रोल के मुकाबले लगभग 2 से 3 गुना तक अधिक रहती है। यानी अगर ब्लेंडिंग प्रोग्राम डीजल तक पहुंचता है तो उसका प्रभाव भी कहीं ज्यादा बड़ा होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर आइसोब्यूटेनॉल आता कहां से है? तो ये मुख्य रूप से शुगर और स्टार्च रिच क्रॉप से तैयार किया जाता है, जैसे गन्ना, मक्का और गेहूं। और दिलचस्प बात ये है कि ये वही फसलें हैं जिनका उत्पादन भारत में बड़े पैमाने पर होता है। सरकार का मानना है कि अगर डीजल ब्लेंडिंग प्रोग्राम सफल रहता है तो इससे सिर्फ फ्यूल इंपोर्ट्स पर निर्भरता कम नहीं होगी, बल्कि किसानों के लिए भी एक नया और बड़ा मार्केट तैयार हो सकता है। यानी सरकार इस योजना को सिर्फ एनर्जी पॉलिसी के तौर पर नहीं बल्कि एग्रीकल्चर और एनर्जी दोनों सेक्टरों को जोड़ने वाले कदम के रूप में देख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस साल के अंत तक सरकार इस पर क्या अंतिम फैसला लेती है, क्योंकि अगर ये योजना लागू होती है तो पेट्रोल के बाद डीजल सेक्टर में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। खैर, अब अगली अपडेट भारत और चाइना से जुड़ी हुई है और इस बार चर्चा किसी बॉर्डर डिस्प्यूट या डिप्लोमेटिक टेंशन की नहीं बल्कि चाइना में इंडिया के नए एम्बेसडर विक्रम मिस्री नहीं बल्कि विक्रम डोरास्वामी की हो रही है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर चल रही है वीडियो देखिए। पहली नजर में अगर कोई इस वीडियो को बिना कॉन्टेक्स्ट के देखे तो शायद उसे लगे कि कोई चाइनीज ऑफिशियल लोगों को संबोधित कर रहा है, लेकिन असल में ये भारत के चाइना में न्यूली अपॉइंटेड एम्बेसडर विक्रम डोरास्वामी है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि वो पूरी बातचीत मैंडरिन भाषा में कर रहे हैं, वो भी इतनी फ्लुएंसी के साथ कि चाइनीज सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए। ये वीडियो बीजिंग में स्थित इंडियन एम्बेसी के प्रेमिसेस के अंदर रिकॉर्ड की गई है। इस वीडियो में विक्रम डोरास्वामी ने चाइनीज ऑडियंस को अपना परिचय दिया, उन्हें इंडियन एम्बेसी में उपलब्ध सर्विसेज के बारे में बताया और साथ ही इंडिया चाइना कल्चरल कनेक्शंस पर भी बात की। उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का भी जिक्र किया और याद दिलाया कि कैसे टैगोर ने चाइना
चाइना की यात्रा के दौरान एशिया की दो प्राचीन सभ्यताओं को एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने का संदेश दिया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि भारत और चाइना के बीच सिर्फ व्यापार या राजनीति का रिश्ता नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच हजारों साल पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध भी मौजूद हैं। पूरी वीडियो लगभग 3 मिनट लंबी है, लेकिन इन 3 मिनटों ने चाइना के सोशल मीडिया पर काफी चर्चा पैदा कर दी है। खैर, अब अगली अपडेट भारत के लिए काफी अच्छी खबर लेकर आई है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश ने अब दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। न्यूज आ रही है कि इस साल भी भारत ने चावल उत्पादन के मामले में दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है। कुछ साल पहले तक चाइना इस सूची में सबसे ऊपर हुआ करता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। साल 2025 से 26 में भारत ने लगभग 150 मिलियन टन राइस प्रोडक्शन की, जबकि चाइना का उत्पादन करीब 145 मिलियन टन रहा। और दिलचस्प बात ये है कि इस साल इंडिया का टारगेट और भी बड़ा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत 154 मिलियन टन तक राइस प्रोडक्शन कर सकता है। यानी सिर्फ आबादी में ही नहीं, खाद्य उत्पादन में भी भारत लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। अगर राज्यों की बात करें तो राइस प्रोडक्शन में तेलंगाना पहले स्थान पर है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु का नंबर आता है। यानी देश के अलग अलग हिस्से मिलकर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर बनाए हुए हैं। खैर, अब अगली खबर ब्रिटेन से जुड़ी हुई है, और ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि अब वहाँ इमिग्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर और रिलीजियस फ्रीडम को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। सबसे पहले पूरा मामला समझ लीजिए। ये केस 18 साल की ब्रिटिश स्टूडेंट हेनरी नोवाक से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 दिसंबर 2025 की रात हेनरी अपनी फुटबॉल टीम के साथ आउटिंग के बाद घर लौट रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात 23 साल के विक्रम दिगवा नाम के व्यक्ति से हुई। बताया जाता है कि दोनों के बीच मामूली बहस शुरू हुई, लेकिन कुछ ही सेकंड में मामला हिंसा तक पहुंच गया। प्रोसिक्यूशन के अनुसार विक्रम ने अपने पास मौजूद ब्लेड निकालकर हेनरी पर कई बार हमला किया। घायल होने के बाद हेनरी ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर गिर पड़ा। मामला और ज्यादा विवादित इसलिए बन गया क्योंकि घटना के बाद इमरजेंसी सर्विसेज को सबसे पहले कॉल विक्रम ने ही किया, और शुरुआती जांच में उसने खुद को विक्टिम बताने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के अनुसार जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शुरुआत में पूरी स्थिति को सही तरह समझ नहीं पाई। बाद में सीसीटीवी फुटेज और दूसरे एविडेंस सामने आने के बाद कहानी पूरी तरह बदल गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि हमला हेनरी ने नहीं बल्कि विक्रम ने किया था। इसके बाद विक्रम दिगवा पर मर्डर और पब्लिक प्लेस में ब्लेडेड वेपन रखने के आरोप लगाए गए। साथ ही उसकी 53 वर्षीय मां किरण कौर पर भी एविडेंस छिपाने और आरोपी की मदद करने के आरोप लगाए गए। अब ये मामला फिर से चर्चा में इसलिए है क्योंकि साउथहैम्पटन क्राउन कोर्ट में ट्रायल पूरा हो चुका है। ज्यूरी ने विक्रम दिगवा को मर्डर का दोषी माना है, जबकि उसकी मां किरण कौर को आरोपी की मदद करने का दोषी पाया गया है। 1 जून को विक्रम की सेंटेंसिंग होनी है और 27 जुलाई को उसकी मां की सजा को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। अब यहाँ से बहस एक नए मोड़ पर पहुँच गई है, क्योंकि कुछ राजनीतिक समूह और एक्टिविस्ट्स इस मामले को किरपान से जोड़कर देख रहे हैं और ब्रिटेन में किरपान पर रिस्ट्रिक्शंस या बैन की मांग कर रहे हैं। वहीं सिख ऑर्गेनाइजेशंस इसका विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि जिस वेपन का इस्तेमाल इस क्राइम में हुआ वो पारंपरिक धार्मिक किरपान की कैटेगरी में नहीं आता, बल्कि उससे कहीं बड़ा ब्लेड था। सिख ऑर्गेनाइजेशंस का तर्क है कि किसी एक व्यक्ति के अपराध के आधार पर पूरी कम्युनिटी या धार्मिक प्रतीक को निशाना बनाना गलत होगा। दूसरी तरफ राइट विंग ग्रुप्स और इमिग्रेशन विरोधी संगठन इस घटना को लेकर काफी आक्रामक रुख अपना रहे हैं। यही वजह है कि अब ब्रिटेन में ये मामला सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह गया है, बल्कि लॉ, रिलीजन, इमिग्रेशन और पब्लिक सेफ्टी से जुड़ी बहस का हिस्सा बन चुका है। अब सबकी नजर 1 जून की कोर्ट प्रोसीडिंग्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है, क्योंकि असली सवाल यही है, क्या ब्रिटेन इस मामले को सिर्फ एक क्रिमिनल केस की तरह देखेगा या फिर इसके बाद किरपान को लेकर कोई नया कदम भी उठाया जाएगा। खैर, अब अगली अपडेट इंडिया, वियतनाम और ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर है। और ऑनेस्टली पिछले कुछ सालों में अगर किसी इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट ने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल अटेंशन खींची है तो वो ब्रह्मोस मिसाइल है, क्योंकि पहले दुनिया भारत को हथियार खरीदने वाले देश के तौर पर जानती थी, लेकिन अब भारत धीरे धीरे हथियार बेचने वाले देशों की सूची में भी अपनी जगह बना रहा है। न्यूज आ रही है कि सिंगापुर
सिंगापुर में आयोजित शांग्री ला डायलॉग के दौरान भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने एक बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि भारत और वियतनाम के बीच ब्रह्मोस मिसाइल डील साइन हो चुकी है। जी हाँ, काफी समय से इस डील को लेकर अटकलें चल रही थीं, लेकिन अब पहली बार भारत की तरफ से इसे लेकर स्पष्ट संकेत दिया गया है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस डील भी फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुकी है और वो भी कभी भी साइन हो सकती है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बयान किसी सामान्य कार्यक्रम में नहीं दिया गया, बल्कि शांग्री ला डायलॉग में दिया गया है, जिसे एशिया के सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस फोरम्स में गिना जाता है। यहाँ दुनिया भर के डिफेंस मिनिस्टर्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स हिस्सा लेते हैं। यानी जो बात यहाँ कही जाती है उस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। इसी वजह से राजेश कुमार सिंह की ये स्टेटमेंट काफी तेजी से चर्चा में आ गई है। कई डिफेंस एनालिस्ट्स का कहना है कि वियतनाम डील को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन भारत ने इसे काफी लो प्रोफाइल रखा और अब जब डिफेंस सेक्रेटरी ने खुद इसका जिक्र किया है तो माना जा रहा है कि डील अब प्रैक्टिकली आगे बढ़ चुकी है। अगर ऐसा है तो फिलीपींस के बाद वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा इंटरनेशनल कस्टमर बन जाएगा और इंडोनेशिया तीसरा ग्राहक बन सकता है। यानी साउथ ईस्ट एशिया में ब्रह्मोस की मौजूदगी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है और यहीं से इस पूरी कहानी का स्ट्रेटेजिक एंगल शुरू होता है, क्योंकि फिलीपींस हो, वियतनाम हो या इंडोनेशिया, इन तीनों देशों का साउथ चाइना सी से सीधा संबंध है और साउथ चाइना सी वही इलाका है जहां चाइना के साथ इन देशों के विवाद भी रहे हैं। यही वजह है कि डिफेंस एक्सपर्ट्स इस डील को सिर्फ एक कमर्शियल एग्रीमेंट नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट के तौर पर भी देख रहे हैं। अब स्वाभाविक रूप से सबकी नजर चाइना की प्रतिक्रिया पर भी रहने वाली है, क्योंकि ब्रह्मोस को क्षेत्र में बैलेंस ऑफ पावर से जोड़कर देखा जाता है। वियतनाम की तरफ से आगे क्या बयान आता है, चाइना इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है और इंडोनेशिया डील कब तक फाइनल होती है, इन सभी डेवलपमेंट्स पर हम आगे भी नजर बनाए रखेंगे और आप तक हर खबर को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप सभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जय श्री राम।